कि ना नेहरू हमेशा रहे, ना इंदिरा गांधी हमेशा रही, और ना मोदी जी हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोदी जी के जाने के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है प्रसिद्ध वकील और सोशल वर्कर रविंद्र कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी हिंद वॉइस में। आजकल एक बड़ा चीज़ चल रही है, हर कहीं पूछा जाता है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक ही आते जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव भी अब 2-3 साल, मतलब जितना समय कम होता चला जाए, लेकिन उससे पहले बिहार के आएंगे, बिहार के बाद दूसरी जगह के यूपी के आएंगे। तो ये चीज़ चल रहा है कि भाई विकल्प आना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं मोदी का विकल्प क्या है, मोदी के बाद किसको कहते हैं। ये चीज़ हम जब सुनते थे जब इंदिरा गांधी थी कि हु इज़ इंदिरा गांधी के बाद कौन। तो इस तरीके से चलता रहा है। तो अभी जो है अभी बहुत ज़ोर से चल रहा है। पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो ज़ुबानी जितना जो ओरल करेंसी जिसको कहते थे हम लोग, उससे चलता था। लेकिन 3 फैक्टर कहलाता था वो उस ज़माने में। लेकिन अब मोदी जी का बहुत चल रहा है कि मोदी का विकल्प कोई नहीं, क्योंकि दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू कह के अलग कर दिया, और भी लोगों को, मायावती को उन्होंने स्पोक्स पर्सन ही अपना बना लिया भाजपा का। सारी चीज़ें करते करते अब तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई भारत में विकल्प नहीं बचा क्या? नेता का विकल्प कौन? नेहरू जी के टाइम में आता था हु आफ्टर नेहरू। अंग्रेज में चर्चिल कहता था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो तुम देश कैसे चलाओगे। इंदिरा गांधी के बाद आता था कि इंदिरा गांधी के बाद कौन। अब आता है मोदी के बाद कौन। तो सवाल यह है कि लोग एक बात तो मानते हैं कि ना नेहरू हमेशा रहे, ना इंदिरा गांधी हमेशा रही, और ना मोदी जी हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोदी जी के जाने के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। विकल्प की जब भी आप बात करेंगे तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि ये आदमी के दिन पूरे हो गए हैं। जैसे फिल्म इंटरवल के बाद जो आदमी होता है ना, वो घड़ी भी देखता है कि आगे का अपॉइंटमेंट तय कर लूँ, तो मोदी जी का इंटरवल लोगों ने मान लिया। दूसरी बात मैं कहूँगा आपकी बात कि मौसम के बारे में जब भी बात करनी हो कभी भी कर सकते हो, कोई टॉपिक ना हो मौसम के बारे में बात कर सकते हैं। शुरू ही मौसम से होती है। ऐसे नेता के बाद कौन, ये टॉपिक भी कभी भी शुरू कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, या नीतीश कुमार के बाद कौन, या मायावती के बाद कौन बीएसपी में होगा। तो ये सवाल ऐसे हैं, बेटा भी बाप से पूछता है कि बाप के बाद कौन संभालेगा। तो भविष्य के गर्भ में जो छिपा है आदमी उसको जानना चाहता है, और उस बात को जरूर जानना चाहता है जो उसे साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी के बाद कौन। तो मैं कहूँगा कि नेचर जो है इस बात का जवाब हमेशा देती है आदमी को, कि आदमी को नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं एक कहावत कहता हूँ कि अगर माँ बाप को ये छूट हो कि बाज़ार में जाके चुन सके कि कौन सा बच्चा उनका अगला बच्चा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 10 साल तक 20 साल तक माँ बाप तय नहीं कर सकते हमें कौन सा बच्चा चाहिए। तो प्रकृति क्या करती है कि बच्चा अचानक आपकी गोद में आ जाता है माँ की, और आप कहते हो मेरा मुन्नू है, ये मेरा चुन्नू है, या मेरी बेटी है, या मेघा है। तो ये जो सवाल हैं लोगों के मन में नेचर ने पूरे कर दिए हैं कि कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। आप एक चीज़ हटाएंगे दूसरी चीज़ आ जाएगी, और इस तरह सत्ता चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि मोदी जी अपरिहार्य क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी जो है ये नहीं मानते कि मैं जाने वाला हूँ, और मेरे को भी नहीं कहना चाहिए कि वो जाने वाले, लेकिन इसलिए वो योजना बनाते हैं कि 2022 में हमें क्या करना है, 2024 में हमें क्या करना है। आरएसएस वाले सोचते हैं 2025 में हमें क्या करना है, हमारे 100 साल पूरे होने वाले। तो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक चीज़ की पुनरावृत्ति जो है करना, बार बार उस सवाल को उठाना, मतलब कि आप उस सवाल की जड़ जमा रहे हैं। हिटलर भी एक ही काम करता था। हिटलर कहता था हर चीज़ की पुनरावृत्ति करो। उसका जो गोएबल्स था वो कहता था एक झूठ को लगातार बोलोगे तो लोग उसे सच मान लेंगे। दूसरा वो कहता था छोटा झूठ मत बोलो, बड़ा झूठ बोलो। जितना बड़ा झूठ बोलोगे उसे लोग मान लेंगे। तीसरी बात वो हमेशा भी यही कहता, जी हाँ, और तीसरी बात वो ये कहता था एक आदमी के सामने झूठ मत बोलो। जितनी बड़ी भीड़ के सामने झूठ बोलोगे वो भीड़ जो है उसे झूठ को मान लेगी, वो इसे मान लेगी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। तो 1 बराबर 1, हम 2 बात कर रहे हैं। अब इधर 100 लोग हों और इधर मैं हूँ, तो आपकी ताकत जो है, हर आदमी की ताकत 1 रह गई, मेरी ताकत 100 हो गई। और अगर मैं 10 लाख लोगों के बीच में कहूँ तो हर आदमी की ताकत तो 1 है। जो मंच पे भाषण दे रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं या और कोई बोल रहा है, उसकी भाषण 10 लाख हो गई। तो उनकी बात को, 10 लाख लोगों की बात को एक अकेले आदमी को मानना पड़ेगा। तो ये जो है शासन का सूत्र है, और यही जो है प्रोपेगेंडा का सूत्र है। कि प्रोपेगेंडा क्या करता है, वो आपको कहेगा कि हम जो है ये चिकनी मिट्टी नहीं बेच रहे,
हम जो है चिकनी मिट्टी की जगह आपको जो है ये वो चीज़ बेचना है जिससे आपके गाल लाल हो जाएंगे, गाल मुलायम हो जाएंगे, आप सुंदर हो जाएंगे, बात तक नहीं बताएंगे। जैसे कि एक आदमी ने कहा जी मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको आप पहन लेंगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं देख पाएगा और आप सबको देखेंगे। तो जब लोग बड़े खुश हुए उन्होंने 500-500 रुपये भेज दिए उसको। वहाँ से बदले में उसके पास एक बुर्का आ गया सबके पास कि इस बुर्के को पहन लो, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम सबको देख पाओगे। तो ये बेचने की कला होती है और सरकार का काम है चीज़ों को बेचना। अब जब मैं आपके इस चैनल पे आ रहा हूँ तो जैसे अभी पिछले दिनों आया कि भाई फेसबुक ने बताया कि 22 लाख लोगों ने हमारा एक इंटरव्यू देखा आपके साथ का। तो उसमें बहुत सारे लोगों, मेरे जो साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, 20-20 साल पुराने दोस्त, वो इंटरव्यू को देख के मुझे कहते हैं आप नेगेटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचा करो। तो मेरा ये कहना है कि नेगेटिव सोचना और पॉजिटिव सोचना, अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव तो तुरंत सोच सकता हूँ। जैसे उंगली बांधता वो डाकू था, डाकू से एकदम वो महात्मा बन गया, क्योंकि आप में संभावना है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव सोचूं ना पॉजिटिव सोचूं, मैं पैसिव होकर पड़ा रहूं, जैसे मगरमच्छ होता है मस्त होके पानी में बैठा रहता है या अजगर बैठा रहता है, तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो जो लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को सोचना चाहिए। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो उपमा है मैं इस रूप में देता हूँ कि भारत की संसद में जो पक्ष और विपक्ष है वो एक जोड़ी जूते की तरह है कि अगर आपको चलना है तो 2 जूते पाँव में होने चाहिए, राइट फिट में भी और लेफ्ट फिट में भी, और दोनों जूते बराबर मजबूत होने चाहिए। अगर एक जूता कम मजबूत होगा, एक ज़्यादा मजबूत होगा, एक में कम कीलें होंगी, एक में ज़्यादा कीलें ठुकी होंगी, एक फटा हुआ होगा, बिल्कुल दीनहीन होगा, एक बिल्कुल जो है बाटा का चमचमाता शू होगा, तो आप देखेंगे कि आप चल नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ लोकतंत्र भी से नहीं चल रहा। सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष विहीन हो जाए। जैसे तराजू के 2 पल्ले होते हैं, जब ये रहेंगे जब दोनों और संतुलन, इसीलिए खरीद फरोख्त हो रही है। खरीद फरोख्त करके वो चाहते हैं कि हम तराजू को एक मुश्त तराजू बना दें, तराजू रहेगी नहीं। फिर अगर तराजू में एक पड़ रहा होगा तो तराजू नहीं रहेगी। अगर मेरे पास एक जोड़ी जूते में एक जूता होगा तो आपको पता है वो जूता काम का नहीं होता, काम का नहीं है, क्योंकि वो काम का इसलिए नहीं होता क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। हाँ, तो अगर एक संसद में एक ही दल रह जाएगा, जैसे कि चीन में है, जैसे कि आप देखेंगे रूस में है, पुतिन ने कर दिया है या शी ने कर दिया है, तो वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारा आदर्श वो होगा, वो देश होगा, हम ब्रिटेन से प्रेरणा लेंगे जहां पर हमें लगेगा कि हमारे लोकतंत्र को यहां पर दिशा मिल रही है, ये जीवंत लोकतंत्र। अमेरिका में भी और जीता जागता लोग। हाँ। अमेरिका, और जैसे आपने बात की अभी ब्रिटेन की, तो मैं भी पढ़ रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह संसद चल रही है, सब जगह संसद। मजे की बात है कि संसद सब जगह काम कर रही है, सिर्फ एक देश है जिसमें संसद काम नहीं कर रही, वो हिंदुस्तान है। हमारे सांसदों को बड़ा डर लगता है कोरोना से। उन्हें लगता है कि संसद में गए और कोरोना ने पकड़ लिया और सीधा जो है निगम बोध घाट भेज दिया। यानी कि संसद में जाने के लिए जो चुना जाता आदमी है और संसद में जाकर वो बहस नहीं करना चाहता, अपना काम नहीं करना चाहता, संसद की कमेटी में नहीं जाना चाहता, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र विरोधी है और वो लोकतंत्र के नाम पर लोगों को दुख दे रहा है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में 542 लोकसभा के सांसद हैं, 250 के करीब जो है राज्यसभा के सांसद हैं। आपने किसी सांसद को देखा लोगों की मदद करते हुए कोरोना में? देखा किसी को? शराब बटेगी जब चुनाव होगा, चुनाव की पहली रात को सब लोग शराब बांट रहे होंगे, पेटियां की पेटियां। लेकिन अब जब कोरोना है तो कोई आपको फेस मास्क भी नहीं बांटेगा, कोई सैनिटाइजर भी नहीं बांटेगा, कोई उसका सवाल भी नहीं करेगा। निकल नहीं रहे बाहर, तो नहीं, जानबूझकर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें इनसे मतलब ही नहीं है। हमारी तो रात है जो है 3 दिन की खानी है। वोट के 3 दिन पहले जब वो उधर चुनाव प्रचार बंद हुआ और हमारा असली प्रचार बोतल का शुरू हुआ। तो जब बोतल का प्रचार होना है और वो समझते हैं लोकतंत्र इस बात का है, तो वो कहेंगे संसद में जाके करना क्या है। और सरकार भी कहती है ना तुम संसद आओ ना कुछ करो, हम भी खुश तुम भी खुश। तो ऐसी हालत में जो देश का लोकतंत्र है बड़ा विपन्न स्थिति में पहुंच गया। और विपन्न स्थिति में पहुंच गया तो आप जो कह रहे हैं विकल्प तो जनता को ढूंढना पड़ेगा कि निकम्मों की फौज को इकट्ठा करना है। ये दूध पीने वाले मजनू इकट्ठे कर लिए हैं, तो हमें तो खून यानी देने वाला मजनू चाहिए। और हमारे यहाँ सारे मजनू जो है तो बस लैला लैला करते रहते हैं और खा पी के संड मुसंड होते हैं। अगर किसी मजनू का वजन 100 किलो हो जाए तो आप मानेंगे वो मजनू है? इसका मतलब है कि वो लैला को प्यार ही नहीं करता। कि आशिक तो वो होता है जिसकी जो, जैसे कहते हैं लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियां, ये ककड़ी के बारे में कहा जाता है। तो वैसे देखना चाहिए। अब आशिकी अगर संड मुसंड हो गया, भैंसे की तरह हो गया, तो आप ये मानो कि वो आशिक नहीं है। तो अब मैंने जो आपको बात की ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रोज लगती है, कनाडा की पार्लियामेंट रोज लगती है, यानी जो उनका शेड्यूल है। अमेरिका की लगती है, आपने बताया जी है। आप ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिए, न्यूजीलैंड की देख लीजिए, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को देख लीजिए, जनता में जाती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस देश की सरकारें में लोग जो है जागरूक हैं, अपने कर्तव्य पे ड्यूटी पे डटे हुए हैं, वहाँ कोरोना कम है। सबसे ज़्यादा कोरोना निर्बाध गति से कहाँ फैल रहा है?
एक हिंदुस्तान में, एक ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में तो वहाँ के आदमी ने कह दिया हम कोरोना को मानते ही नहीं हो तो ऐसे ही उसे कह दिया हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मैं तो मास्क लगाऊंगा ही नहीं, लेकिन कोरोना ने उसको कहा तू मास्क लगा ले। हमारी सरकार कहती है हम कोरोना को ना तो हम तेरे अच्छे में ना बुरे में, हम तो तेरे को याद ही नहीं करेंगे। तू तरस जाएगा ये कहने के लिए कि तू कभी हिंदुस्तान आया था, लोग मरते रहेंगे, हम लिखेंगे ही नहीं कि तू कहीं आया है। तो ये विचित्र स्थिति देश की पूरी राजनीति की हमने कर दी है। तो आगे इसका मतलब विकल्प की बात नहीं कर, आगे होगा क्या इस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शन होंगे। इंदिरा गांधी का ज़माना भी देखा, वो बहुत पावरफुल थी, हारी, चली गई, एक तरफ चली गई। इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी भी तकरीबन उतने ही पावरफुल हो गया है, क्योंकि इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉबी है RSS की जो उनको जिता के लाती है। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा आगे, देश का क्या बनेगा, क्योंकि देश का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। देश का क्या बनना है कि देश जो है हमारा, आप रोज अखबार में पढ़ोगे कि देश आगे जा रहा है। आज हमने इतने हज़ार की घोषणा शुरू कर दी, आज फलानी मैंने एक हिसाब लगाया था, आपको पहले भी बताया था, 419 बड़ी योजनाएं मोदी जी ने चालू की। और वो योजनाएं चालू होती हैं और चालू होकर उसी दिन ख़त्म हो जाती हैं। जैसे योजनाओं के बारे में अगर आप ढूंढेंगे तो उनके नक्शो निशान, नाम नहीं मिलेंगे, कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है उनका फंड कहाँ गया ये नहीं है, फंड एलोकेट नहीं होता। तो ऐसी हालत में क्या है कि हमारा देश जो है एक कदम आगे जाता है और 4 कदम पीछे लौट आता है। तो अल्टीमेटली आप 100 कदम चलेंगे तो पाएंगे कि हम 400 कदम पीछे चले गए। तो दुनिया तो परेड में आगे जा रही है, हम परेड में पीछे जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है, एक सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम जो नाव चला रहे हैं ना मोदी जी, वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, लेकिन उसके जो रस्सी जो बंधी हुई है वो घाट पे बंधी हुई है। अभी भी उसके घाट को, एंकर को उठाया नहीं गया है। अब आप जो है हवाई जहाज को या जहाज हो पानी का, उसको जो है उसका एंकर ना, रस्सी खोले ना और सारी रात चलाते रहें, तो अल्टीमेटली आप चलते चलते 1000 किलोमीटर दूर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जब सुबह उठेंगे तो पाएंगे कि मैं तो उसी घाट पे हूँ, वही सारे लोग हैं, वही सारी दुनिया है। तो ये हाल हमने जो है, देश की सरकार ने देश का हाल कर दिया। तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। और हमारे देश में कदम ताल कर रहा है अपनी जगह, कदम ताल भी नहीं, यानी मेहनत कर रहे हैं और नतीजा जीरो कि जी मेहनत तो बड़ी की लेकिन हम पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि पहुंचेंगे तो नहीं, क्योंकि मेहनत तो जो ये आगे चल के कुछ साल बाद जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो क्या देखेगी, क्या मिलेगा उसे? देखिए, हमारा आज की सरकार का एक ही मूल मंत्र है जो चारवाक ऋषि ने कहा है। चारुवाक बोलते हैं प्रिय वचन। वो कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत पिबेत जीवत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ऋण ले, कर्ज ले और शराब घी पी और जब तक जी संड मुसंड होके जी। तो हमारी सरकार का मानना यह है कि कुछ करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करोगे तो उसके लिए जीवन को कष्ट होगा, कष्ट मत खाओ। अपनी जो चीज़ें हैं उठा उठा के बेचते रहो, जो चीज़ मिले। मान लो अभी आपने पढ़ा, आज वो पीयूष गोयल कह रहे थे लोग जो है प्रोपेगेंडा गलत मचा रहे हैं, हम 121 ट्रेनों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, इससे लोगों को जो है ट्रेन में बैठने की जगह मिलेगी। जैसे उस मूर्ख से पूछो कि अभी लोग क्या ट्रेन पे चढ़ के जाते हैं या खड़े होके जाते हैं? सही बात, बैठ के ही जाते हैं। अब सरकार जो है बड़े बड़े ऐसे जुमले देगी कि अगर आपको ट्रेन में लेटकर सो के जाना है तो आपको 10% किराया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा कर दे कि जो हवाई जहाज में खड़े होकर जाएंगे उनको 50% किराया देना पड़ेगा, जब सुविधा के आधार पर कर रहे हो। लेकिन यह है कि सरकार जो है जब अपनी बेशर्मी को भी एक तर्क का जामा पहना दे और ये बताए कि भाई, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक आदमी था, वो जो है सड़क के किनारे बैठा था, फटे पुराने कपड़े पहने और पत्तल चाट रहा था। तो दूसरे दोस्त ने आके कहा भाई तू क्या कर रहा है? बोला यार अपने तो 2 ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, वही पूरे कर रहा हूँ। तो देश अगर इस तरह सोचने लगे, अपनी मन स्थिति बदल ले, तो ऐसी हालत में आप देखेंगे कि देश जो है कहीं पहुँचेगा नहीं। और सबसे बड़ा दुख का कारण जो है, जैसे प्रोपेगेंडा वार, मैं कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा में हिटलर एक बात बड़ी कहता था कि आप प्रोपेगेंडा करके आदमी को दिखा सकते हो कि नरक जो है वो तो स्वर्ग है, और उसी प्रोपेगेंडे को करके बता सकते हो कि स्वर्ग जो है नरक जैसा तुच्छ है। हमें तो आदमी क्या कहेगा, हमें नरक में रहना है, हमें स्वर्ग में नहीं रहना। तो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सारा जो आप देखेंगे जितने भी चैनल हैं, वो सुबह से शाम तक पता नहीं ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि वो कहेंगे कि जो है नॉर्थ कोरिया का जो किम है उसने लोगों को कहा है कि किस तरह के जो है हेयर स्टाइल होंगे, आप उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 तरह के कोट पहनेंगे। तो इस तरह की बेवकूफ़ी बातें हमारे चैनल जब आपको बताते हैं तो एक तरह से वो बता रहे हैं कि तुम इस हालत में नहीं पहुँचे, इधर तुम समझो तुम स्वर्ग में रह रहे हो।
यानी कि हम ये दिखाएंगे कि सारे बच्चे जो है भूख से मर गए और अपने बच्चे को कहोगे कि देख एक रोटी मिल रही है बिना चिपड़ी है, तब भी ये मान के चल गनीमत मना कि गनीमत बना के तू जिंदा है, तेरे बाप ने तुझे जिंदा रखा है। जिंदा रखा। तो ये हालत जो है, सोच जो है हमारे देश के लोगों की कर दी गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी कि आपने एक नई चीज़ बताई कि विकल्प बनेगा और बन के रहेगा, क्योंकि भारत में विकल्प होते हैं, सभी लोगों के रहे हैं। और ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, नैरेटिव है, इसका ज़्यादा देर चलेगा नहीं, जब खुलेगा तो खुलेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।